हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे साइबर लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आप लोग ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां पर हमने साइबर लॉ क्या होता है और इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, कई सारे सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस पर चर्चा करी थी और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझा भी था। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज साइबर लॉ के पार्ट 2 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। सो हियर इट इज गाइस, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था और कहा था कि आप हमें इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, और बहुत सारे कैंडिडेट ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश भी की है, लेकिन कई सारी कैंडिडेट से इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन उससे पहले अगर आपने 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया फोकस ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यानी इंडिया का ऐसा कौन सा एक्ट है आईटी सेक्टर का जो फोकस करता है डेटा की प्राइवेसी पर, यानी डेटा आपका प्राइवेट रहे, कोई उसको चुराए नहीं, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कि अगर इन केस आपके डेटा को कोई ब्रीच करता है, उसकी सिक्योरिटी को कोई ब्रीच करता है या इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करता है, तो इसके लिए कौन सा आईटी एक्ट बनाया गया। देखिए, आप जानते हैं कि आईटी एक्ट 2000 में प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई थी। ये अमेंड किया गया था आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में। तो इसका मतलब इस केस में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। लेकिन अगर एग्जाम में आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 नहीं गिवन होगा तो इस केस में आप आंसर लगा सकते हैं आईटी एक्ट 2000। लेकिन अगर अमेंडमेंट गिवन है तो इस केस में यही सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट वॉज इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनवैलिडेट कर दिया, यानी इसको हटा दिया और कहा कि नहीं, ये सेक्शन लीगल नहीं है, ये हटना चाहिए। ऑप्शन है सेक्शन 69A, सेक्शन 66F, 17, 66A या 65। बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक्ट हटाया गया, दैट एक्ट इज कॉल्ड एज 66A, यानी फोर्थ यहां पर बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन भी समझिए। यानी 66A, पहले तो आप इसको याद कर लीजिए, डबल सिक्सर है, साथ में ए लगा हुआ है, इसको हटा दिया गया है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन समझिए। सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू अ कंप्यूटर, यानी 66A ये जो एक्ट है ये कहता था कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंसिव मैसेज, ऑफेंसिव मतलब कोई गलत मैसेज भेजे, कोई भड़काऊ मैसेज भेजे, यानी जिससे सामने वाला पर्सन क्या हो जाए, ऑफेंस हो जाए, उसको बुरा लग जाए मैसेज, तो उसके अगेंस्ट यहां पर पेनल्टी थी, उसके अगेंस्ट यहां पर इम्प्रिजनमेंट यानी जेल का प्रावधान भी था। इसका फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे थे। सपोज करिए कि आपने मुझे कोई मैसेज भेजा और मैंने कहा नहीं, ये मुझे ऑफेंसिव लग रहा है। अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे कौन सा मैसेज ऑफेंसिव लगे, या ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मैसेज ऑफेंसिव लगे, और आपने जाकर आईटी सेक्शन का फायदा उठाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी। अब इससे हुआ क्या कि सामने वाले पर्सन को ये ऑफेंसिव लगा और फिर उसके अगेंस्ट क्या हो गया, केस हो गया। तो इसीलिए ये जो सेक्शन है 66A, ये एक तरीके से अगर आप देखें तो राइट टू स्पीक, स्पीक का जो फ्रीडम है, बोलने का जो अधिकार है, उसको खत्म कर रहा था। और इसी को चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को पूरे तरीके से क्या किया,
इनवैलिडेट घोषित कर दिया और इसको हटा दिया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। साइबर क्राइम को, यानी जो साइबर जगत में होने वाला जो क्राइम है, उसको कितने भाग में बांटा जा सकता है, कितने टाइप में बांटा गया है? 4, 3, 2, 6 और 5। आंसर है 2 टाइप्स, यानी 2 तरीके के साइबर क्राइम होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये 2 तरीके के साइबर क्राइम कौन कौन से हैं, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, among these which is the type of cyber crime। इनमें से कौन सा साइबर क्राइम का प्रकार है? आप जानते हैं कि साइबर क्राइम 2 तरीके के होते हैं। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर सही है, और इसी के साथ आप समझ भी जाएंगे कि वो 2 टाइप्स कौन से हैं। पीयर टू पीयर अटैक, कंप्यूटर एज वेपन, क्लाइंट टू सर्वर अटैक, 1 and 2 या 2 and 3। आंसर होगा इसका पीयर टू पीयर अटैक एंड कंप्यूटर एज वेपन, यानी फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। ये 2 आपके साइबर क्राइम के क्या हैं? टाइप्स हैं। तो आंसर क्या बनेगा? फोर्थ, 1 and 2। अब आप कहेंगे कि पीयर टू पीयर अटैक क्या होता है और कंप्यूटर एज अ वेपन अटैक क्या होता है, इनके बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल जानिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है आपके स्क्रीन के साथ में, है ना, तो इसकी हेल्प से हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पीयर टू पीयर साइबर क्राइम इंक्लूड, यानी ये जो पीयर टू पीयर है ये किस तरीके का साइबर क्राइम है और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। पीयर का मतलब क्या होता है? पीयर मतलब होता है फ्रेंड, यानी फ्रेंड टू फ्रेंड एक तरीके से कह सकते हैं, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो क्राइम हो रहा है वो कह सकते हैं। यानी एक इंडिविजुअल पर्सन किसी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन की सिस्टम में अगर कोई क्राइम करता है तो वो पीयर टू पीयर साइबर क्राइम है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? फिशिंग, ट्रोजन, वॉर्म, स्पाईवेयर या ऑल ऑफ दीज। तो मैलवेयर टॉपिक जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें ये सभी क्या हैं? ये एक तरीके के मैलवेयर हैं और ये सभी आपके पीयर टू पीयर साइबर क्राइम में काउंट होंगे। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। यानी फिशिंग अटैक या रैंसमवेयर अटैक, ये क्या होता है? ये एक इंडिविजुअल सिस्टम पर किया जाता है। फिशिंग हो गया, यानी क्लोन बना के वेबसाइट की उसकी आईडी और पासवर्ड को ले लिया गया। ट्रोजन की मदद से, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? छुप कर वार करना। वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। स्पाईवेयर यानी छुप के देखना एक तरीके से, जैसे की लॉगर की मदद से। तो ये आपके क्या हो गए? पीयर टू पीयर साइबर क्राइम के पार्ट हो गए, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हम लोग ने बात की थी अभी कि 2 तरीके के साइबर क्राइम होते हैं। पीयर टू पीयर में क्या काउंट होगा ये तो आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर एज अ वेपन, यानी दूसरे तरीके का जो साइबर क्राइम है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? साइबर टेररिज्म, पोर्नोग्राफी, आईपीआर वायोलेशन, डीडीओएस या ऑल ऑफ दीज। तो इस केस में आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी तरीके के जो आपको क्राइम दिख रहे हैं ये कंप्यूटर एज वेपन में काउंट होंगे। अब कंप्यूटर एज अ वेपन का क्या मतलब है? अगर हम एक बड़ी पब्लिक को कैप्चर कर रहे हैं, अगर हम एक क्राउड को कैप्चर कर रहे हैं तो इसका मतलब कंप्यूटर एज अ वेपन साइबर क्राइम का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम 1 to 1 यानी पीयर टू पीयर अगर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं एक इंडिविजुअल को, तो वो आपका पीयर टू पीयर साइबर क्राइम में काउंट होगा। बात समझ में आ गई? देख लेते हैं साइबर टेररिज्म। अब टेरर यानी आतंकवाद। अगर सोचिए किसी ने गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स को उठाकर किसी दूसरी कंट्री को दे दिया, तो ये क्या होगा? इससे पूरे देश को नुकसान होगा, होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन को नुकसान यहां पर हो रहा है। पोर्नोग्राफी, आप जानते हैं पॉर्न फिल्म्स, है ना, या पोर्नोग्राफी के थ्रू कितने बड़े लेवल पे हम लोगों की मानसिकता यानी मेंटेलिटी पर हर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगेन ये भी क्या है? एक बड़ा क्राइम है जो काफी मास को जो है उसकी मेंटेलिटी को डैमेज करता है। आईपीआर वायोलेशन, अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनका गलत इस्तेमाल करना, ये भी एक बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाता है, पूरी कंपनी की इमेज को खराब करता है। DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ये क्या होता है, जैसे सपोज करिए कोई एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट को पकड़ेगा और पूरी नेटवर्किंग को जैम कर देगा, और इस केस में वो वेबसाइट क्या होगी, शटडाउन हो जाएगी। जैसे आप लोग ने कई बार देखा होगा IRCTC की जो वेबसाइट है, इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है, उसको डाउन कर दिया जाता है कभी कभी। तो ये एक तरीके का अटेम्प्ट है, इतनी ज्यादा हिटिंग करवाई जाती है वहां पर रोबोट्स के थ्रू, है ना, रोबोटिक्स हिटिंग होती है यहाँ पर, ऑटोमेटिक हिटिंग करवाई जाती है नेटवर्क के थ्रू, एक बम्बार्डमेंट किया जाता है रिक्वेस्ट का, जिससे सर्वर रिस्पॉन्स देने में कैपेबल नहीं होता, और सर्वर कहता है माफ कर दीजिए हम रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, और वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। इसका मतलब अपनी सर्विसेज वो स्टॉप कर देता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये आपके हो गए कंप्यूटर एज अ वेपन के पार्ट। तो दोनों याद रखिएगा साइबर क्राइम के टाइप्स। नेक्स्ट गाइस, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विद, अब कह रहा है जो सेक्शन 66 है आईटी एक्ट का, वो क्या डील करता है, क्रैकिंग और इलीगल हैक इनटू एनी सिस्टम, पुटिंग एंटीवायरस इनटू द विक्टिम सिस्टम, स्टीलिंग द डेटा, स्टीलिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट, या ऑल ऑफ दिस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेक्शन 66 ए तो आप जानते हैं हट गया, है ना, लेकिन 66 सेक्शन है, 66 का सब सेक्शन ए उसको हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। लेकिन जो सेक्शन 66 है ये डील करता है हैकिंग और क्रैकिंग के बारे में, यानी जितनी भी हैकिंग होती हैं, जितनी भी क्रैकिंग होती हैं, क्रैक मतलब किसी भी कोड को क्रैक कर लेना बिना पेमेंट की, क्रैक कर लिया उस कोड को और यूज कर रहे हैं बड़े मजे से, तो ये क्रैकिंग होता है। और हैकिंग आप लोग जानते ही हैं, तो हैकिंग और क्रैकिंग ये डील होता है 66 में, यानी आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन, क्रैकिंग और इलीगल हैक इनटू एनी सिस्टम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर एज वेपन साइबर क्राइम। अभी आप लोगों ने दूसरा जो साइबर क्राइम का टाइप है वो देखा, क्या था, वेपन साइबर क्राइम, यानी एक बड़ी पब्लिक को कैप्चर कर रहे थे। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉडलेंट, ये होता है कंप्यूटर एज अ वेपन का, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया जाता है, और इसमें एक ही नहीं, जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे कई सारी पब्लिक की इंफॉर्मेशन यहां पर लीक हो जाएगी, तो ये भी आपका कंप्यूटर एज अ वेपन का पार्ट है। स्पाइंग समवन यूजिंग की लॉगर, यानी स्पाई करना समवन किसी को की लॉगर की मदद से, जैसे कि एटीएम मशीन में आप लोग ने देखा होगा कि वहां पर की लॉगर्स कभी कभी लगा दिए जाते हैं ताकि आप कोई भी पिन नंबर एंटर करें और वो की लॉगर सॉफ्टवेयर में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। लेकिन ये कंप्यूटर एज अ वेपन का पार्ट नहीं है, ये पीयर टू पीयर का पार्ट बनेगा, ये इंडिविजुअल का पार्ट बनेगा, है ना। तो स्पाइंग समवन यूजिंग अ की लॉगर, यानी स्पाईवेयर की बात हमने करी थी, और आप याद करिए कि स्पाईवेयर की बात हमने किस में की थी, पीयर टू पीयर में की थी। फिशिंग की बात किस में की थी, पीयर टू पीयर में की थी। रैंसमवेयर की बात किस में की थी, पीयर टू पीयर, यानी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचा रहा है, पब्लिक को नहीं, है ना। आईपीआर वायोलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये कंप्यूटर एज अ वेपन का पार्ट है। पोर्नोग्राफी, ये भी कंप्यूटर एज अ वेपन का पार्ट है। तो यहां आंसर बनेगा आपका सेकंड वन, स्पाइंग समवन यूजिंग अ की लॉगर। वैसे तो ये भी क्राइम किस कैटेगरी में होना चाहिए था, कंप्यूटर एज अ वेपन की कैटेगरी में रखा जा सकता था, लेकिन स्पाईवेयर है तो स्पाईवेयर की वजह से इसको हमने किस में रख दिया है, पीयर टू पीयर की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय साइबर क्रिमिनल, इनमें से ऐसा कौन सा आंसर है जो साइबर क्रिमिनल, जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो नहीं करते। पहला, अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस, किसी के अकाउंट को बिना परमिशन के एक्सेस नहीं करते क्या, बिल्कुल करते हैं।
मास अटैक यूजिंग ट्रोजन एज बॉटनेट, वो ट्रोजन के थ्रू, बॉटनेट के थ्रू मास अटैक करते हैं क्या सिस्टम्स पर? बिल्कुल करते हैं, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया। ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, ईमेल के थ्रू गलत मैसेजेस देते हैं क्या? स्पैम करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, ये साइबर क्राइम का ही पार्ट है। रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी इन एनी सिस्टम, रिपोर्ट करते हैं वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नर, इसका मतलब होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई बग है सपोज करिए, उसको जब आप रिपोर्ट कर देते हैं तो रिपोर्ट करने का मतलब कि आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर में ये वल्नरेबिलिटी है, ये गलती है। तो ऐसा तो नहीं करते साइबर क्रिमिनल, इन्फॉर्म तो नहीं करते कि इस सॉफ्टवेयर में, इस एप्लीकेशन में ये गलती है, बल्कि वो इसका फायदा उठाते है ना। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ वन इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। दिस इज नॉट डन बाय द साइबर क्रिमिनल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इनमें से कोई एक ऐसा है जो साइबर क्राइम का पार्ट नहीं है? ढूंढो। डेटा थेफ्ट, फ्रॉजरी, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, या नन ऑफ दीज। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यानी इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना प्रोटेक्शन के लिए, ये कोई साइबर क्राइम तो नहीं है ना। हर कोई एंटीवायरस ही इंस्टॉल करेगा ताकि उसका सिस्टम प्रोटेक्ट रहे, ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। जबकि डेटा की चोरी करना, डेटा थेफ्ट, फॉर्जरी करना यानी कोई फ्रॉड करना, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, किसी भी सिस्टम को डैमेज कर देना, डेटा को डैमेज कर देना, ये सब साइबर क्राइम के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा ऑन विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ द डेट ऑन विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनवैलिडेट सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, यानी वो शुभ घड़ी कौन सी थी, वो डेट कौन सी थी जिस डेट पर 66A को पूरी तरीके से हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी, ऑफेंसिव मैसेजेस को लेकर हटा दिया गया कि अब लोग भेज सकते हैं ऑफेंसिव मैसेज, है ना, क्योंकि ये फिक्स करना बड़ा मुश्किल हो रहा था सरकार के लिए कि ऑफेंसिव मैसेज का मतलब है क्या, राइट। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखते हुए इस एक्ट को हटाया गया। और कब हटाया गया? 24 मार्च 2015 को हटा दिया गया। यानी आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन 24 मार्च 2015। याद रखिएगा 2015 मार्च की 24 तारीख को। अगला, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विद पेनल्टी फॉर ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल। अब देखो यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सा सेक्शन है आईटी एक्ट का जो पेनल्टी लगाता है ऑब्सीन मटेरियल को ट्रांसमिट करने पर। अब ये ऑब्सीन मटेरियल क्या होता है? देखो, ऑब्सीन मटेरियल का मतलब होता है कि कोई भी गलत इमेज, कोई भी गलत वीडियो जो एक गलत मैसेज दे रही है, जो सेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है, ऐसी चीजों को रोकने के लिए कोई एक सेक्शन बनाया गया आईटी एक्ट में। और वो सेक्शन कौन सा है बताइए? 66, 67, 69, 17 या नन ऑफ दिस। तो इस केस में आंसर आपका होगा सेक्शन 67 जो आपका है वो ऑब्सीन मटेरियल के लिए बनाया गया, और इस केस में पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान यानी एक्ट किया गया। क्लियर है? सेक्शन 67। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? कंप्यूटर सुरक्षित रहे, आपका कंप्यूटर, आपका डेटा, आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहें, इसके लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी डे के रूप में किसी दिन को मनाते हैं। और वो दिन कौन सा है? 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 30 नवंबर, 30 अगस्त या 30 फरवरी। फरवरी तो हो नहीं सकता 30 की, कॉमन सेंस, तो 4 ही बचे ऑप्शन में, एंड द करेक्ट आंसर इज 30 नवंबर। तो 30 नवंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी डे। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड?
कह रहा है आईटी एक्ट की किस सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको भी लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जा सकती है, ये बात निश्चित करी। यानी अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप पैन कार्ड शो कर सकते हैं, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शो कर सकते हैं टाइम आने पर, है ना। ये बात किस सेक्शन में कही गई? सेक्शन 6, सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 3 या सेक्शन 5। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जॉब निकलती है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन के बाद हम फॉर्म फिल करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में उस फॉर्म को फिल कर देते हैं, वहां एक्सेप्ट भी हो जाता है। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले एज अ फॉर्मेलिटी पर आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है ना। लेकिन उनको वैलिडेट तो माना जा रहा है। ये डिसाइड किया गया सेक्शन 4 में। आंसर क्या होगा? सेक्शन 4। अगला क्वेश्चन, कॉपीराइट एक्ट इनेक्टेड इन। देखिए कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, है ना, ये भी आपके आईटी एक्ट 2000 के अंदर ही कंसीडर होते हैं, क्योंकि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये भी क्या करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे हितों की रक्षा करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट पहुंचाने के लिए बनाए गए। जैसे कॉपीराइट की बात करिए, अगर आपने कोई एक बुक लिखी तो आप क्या चाहेंगे कि ये बुक हमारे नाम से पब्लिश हो और इसकी डेटा को कोई कॉपी ना कर पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक पर कॉपीराइट ले लेते हैं। अब ये जो कॉपीराइट एक्ट बना, ये किस तहत बना, किस ईयर में बना? 1958, 1957, 1956, 1960 या नन ऑफ दिस? आंसर है 1957 में कॉपीराइट एक्ट बना। 1957 में, 1957 में। क्लियर है? नेक्स्ट, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इज नोन एज। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इज नोन एज, यानी ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल क्या कहलाता है? अब ट्रेडमार्क क्या होता है? देखिए, जैसे भी किसी भी कंपनी का जो लोगो होता है वो उसकी पहचान होती है और उसको एज अ ट्रेडमार्क ट्रीट किया जा सकता है, जिससे हम लोग उस कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है। अब कह रहा है कि अगर ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अनऑथोराइज्ड कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब कि वो किस तरीके के क्राइम की कैटेगरी में आएगा? साइबर हैकिंग, साइबर स्क्वैटिंग, हैकिंग, साइबर स्पेसिंग या साइबर बुलिंग की कैटेगरी में। तो आंसर है ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल करना साइबर स्क्वैटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर स्क्वैटिंग। नेक्स्ट, द एप्पल लोगो ऑफ द एप्पल कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है एप्पल कॉर्पोरेशन का जो एप्पल का लोगो है, जो आप लोग देखते हैं ना सेब कटा हुआ, वो जो लोगो है एक तरीके से वो क्या शो करता है? कॉपीराइट को, पेटेंट को, डिजाइन राइट को, ट्रेडमार्क को या ऑल ऑफ दीज? तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी कंपनी का जो लोगो होता है ना, वो उस कंपनी की आइडेंटिटी को शो करता है और वही ट्रेडमार्क भी होता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? एप्पल का लोगो एप्पल कॉर्पोरेशन के ट्रेडमार्क का एग्जाम्पल है। राइट? नेक्स्ट, द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर लास्ट हाउ लॉन्ग। कह रहा है जो कॉपीराइट होता है, सपोज करिए कि किसी ने बुक लिखी, मैंने एक बुक लिखी और मैंने उस बुक के ऊपर क्या ले लिया? कॉपीराइट ले लिया। अब ये कॉपीराइट जो है वो कब तक वैलिड रहेगा? द लाइफ ऑफ द ऑथर, जब तक वो ऑथर जिंदा रहेगा, लिखने वाला जब तक जीवित रहेगा तब तक वो वैलिड है। द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, यानी उसके मरने के 60 साल तक वो वैलिड है। 95 ईयर्स तक, 75 ईयर्स तक या 25 ईयर्स तक? आंसर क्या होगा? द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, यानी जितना वो ऑथर जिएगा तब तक और उसके मरने के 60 ईयर्स तक क्या रहेगा? वो वैलिड रहेगा और फिर उसके बाद उसका कॉपीराइट खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसा मेंशन है किसमें? आईटी एक्ट में। आगे बढ़ते हैं। रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस कम्स अंडर विच सेक्शन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर किसी को
चोरी किया हुआ कंप्यूटर मिल गया या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस मिल गई, जैसे मोबाइल फोन मिल गया, कोई भी गैजेट मिल गया जो चोरी किया हुआ था, तो इस केस में क्या कोई सेक्शन अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा। कौन सा होगा? सेक्शन 69A। ये तो नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं सेक्शन 69A का इस्तेमाल करके चाइनीज ऐप को बैन किया गया था। ये तो गवर्नमेंट को एम्पावर करती है सेक्शन 69A। किस काम के लिए? कि गवर्नमेंट किसी भी वेबसाइट को, किसी भी एप्लीकेशन को बैन कर सकती है, किसी भी कंपनी के डेटा को वो देख सकती है, डिक्रिप्ट कर सकती है किसी भी डेटा को। ये 69A कहता है, तो ये नहीं होगा। सेक्शन 66F ये भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 66A तो हटा दिया गया, ये भी नहीं होगा। 66F अगर आपको याद हो रहा, अगर आ रहा हो तो हमने प्रीवियस सेशन में इसके बारे में भी बात करी थी, तो आप समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें तो आंसर यहां होगा सेक्शन 66B। इस केस में काउंट किया जाएगा कि अगर किसी इंसान को चोरी किया हुआ सिस्टम मिल जाता है, जैसे हम लोग कई बार गैजेट सेकेंड हैंड ले लेते हैं, है ना, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो सेकेंड हैंड लेते हैं, लेकिन क्या वो सेकेंड हैंड लेने से पहले डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसका वो प्रूफ ले रहे हैं, क्या वो उसी पर्सन का है, चुराया हुआ नहीं है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं करेंगे तो पकड़े जाने पर सेक्शन 66B आप पर इंप्लीमेंट हो जाएगा IT एक्ट 2000 के केस में। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन गाइस, सेक्शन 3 ऑफ द IT एक्ट डील्स विद, तो सेक्शन 3 किससे डील करता है IT एक्ट? डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन, हैकिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या साइबर टेररिज्म के लिए। इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं कहीं ना कहीं, अगर आपको याद हो तो। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बस बात नहीं हुई है, हैकिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर प्रीवियस सेक्शन में बात हुई थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि इसको हटा दिया गया, इसके बारे में अभी बात हुई, साइबर टेररिज्म है ना, इसके बारे में भी बात हो चुकी है। तो आंसर यहां होगा डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन, यानी सेक्शन 3 जो डील करता है IT एक्ट का, वो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन को डील करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर कर दिए गए, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए, हैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, तो इस केस में क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड माना जाएगा, वो सिग्नेचर आपके वैलिड माने जाएंगे। ऐसा कहना है सेक्शन 3 का। यानी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर डिजिटल सिग्नेचर कहीं भी आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये पार्ट सेक्शन 3 ऑफ द IT एक्ट 2000 डील किया जा रहा है। समझ में आ गए क्वेश्चंस? तो ये वो आपके साइबर लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में यहीं से ही पूछा जाएगा, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार अच्छे से आप इसको अपने नोट्स में बनाइए, अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन में। यही ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही वो सेक्शन है, यही वो क्वेश्चन है जो अक्सर अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।